नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहा है विच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी आइडेंटिफाइड क्लियरली इन एडिशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शैल बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा कंपोनेंट क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होगा और कौन सा डिस्प्ले हो रहा होगा प्रोमिनेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यानी क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्लियरली लिखी होगी। तो सबसे पहले वो कह रहा है द नेम ऑफ रिपोर्टिंग अंडरटेकिंग। तो ज़ाहिर है नेम आ रहा होता है। अगर ABC लिमिटेड कंपनी है तो सबसे ऊपर ABC लिमिटेड कंपनी लिखते हैं। उसके बाद द नेम ऑफ चीफ अकाउंटेंट। तो चीफ अकाउंटेंट का नाम नहीं आ रहा होता, तो 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। उसके बाद वो कह रहा है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर इंडिविजुअल अंडरटेकिंग और अ ग्रुप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल की हैं या ग्रुप की हैं, यानी कंसोलिडेटेड है या इंडिविजुअल है, तो ये भी लिखना होता है। और उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। तो फाइनेंशियल पोजीशन की डेट भी लिखते हैं एज ऑन और द पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो पीरियड कवर है, यानी इनकम स्टेटमेंट कितना पीरियड कवर है 1 साल फॉर द ईयर एंडेड विच एवर इज अप्रोप्रिएट टू दैट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस कंपोनेंट पे जो लगना होगा, डेट लगनी होगी या पीरियड लगना होगा। जैसा कि बैलेंस शीट पर डेट लगती है और इनकम स्टेटमेंट में पीरियड लगता है, तो 4 भी आ रहा होगा। 5 प्रेजेंटेशन करेंसी। तो करेंसी भी आ रही होती है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बना रहे हैं तो हम ऊपर इन रुपीज़ लिखते हैं, या जिस करेंसी में बना रहे होते हैं वो करेंसी लिखते हैं। द लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड इन प्रेजेंटिंग अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हमने राउंड किया फिगर्स को तो वो भी हम लिखते हैं कि रुपीज़ इन 1000, रुपीज़ इन मिलियन। तो ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं सिवाय नेम ऑफ चीफ अकाउंटेंट, और 2 के अलावा सारी आ रही होती है। तो एमसीक्यू नंबर 7 का ऑप्शन सी, जिसमें वो कह रहा है ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट 2। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्लायंस विद IFRS। IFRS से कंप्लायंस करने की अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद मोस्ट ऑफ IFRS। तो मोस्ट ऑफ IFRS नहीं होता। विद सेकंड में वो कह रहा है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ऑल IFRS एक्सेप्ट IAS 8 या IAS 2। तो इस तरह भी नहीं होता, वो कंप्लीट IFRS पे बनी होती है। ठीक है। थर्ड में वो बता रहा है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। हाँ, इस तरह आ रहा होता है कि इन अकॉर्डेंस विद IFRS। फोर्थ में वो कह रहा है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेलेक्टेड IFRS। तो ना वो सेलेक्टेड IFRS से बनता है कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना ही किसी 1-2 स्टैंडर्ड्स को निकाल के बनाई जा सकती है, ना ही वो अप्रोक्सीमेटली IFRS यानी मोस्ट ऑफ IFRS से बनाई जा सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं इन अकॉर्डेंस विद IFRS, तमाम IFRS के रूल्स और स्टैंडर्ड्स लगते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 8 का ऑप्शन सी। आगे एमसीक्यू नंबर 9। एन एंटिटीज ईयर एंड इज June 30, 2019 when it has long term loan due on 29 February 2020. The loan is refinanced on 20 July 2019 and now it will be repaid on 30 June 2025. वो कह रहा है कि एंटिटी का ईयर एंड 30 जून है। ठीक है, ईयर एंड है 30 जून। लॉन्ग टर्म जो लोन था वो ड्यू था 29 फरवरी 2020। ईयर एंड 30 जून 2019 है। ठीक है, तो यानी अगले साल ही आ रहा होगा, करंट में आ रहा होगा। आगे द लोन इज़ रीफाइनांस्ड ऑन 20 जुलाई 2019। 20 जुलाई 2019 को ये चेंज हुआ, 20 जुलाई, यानी ईयर एंड के बाद ये चेंज आ रहा है। ठीक है, ईयर एंड के बाद ये चेंज आ रहा है। ईयर एंड हो रहा था 30 जून 2019 को, लेकिन ये रीफाइनांस हुआ 20 जुलाई 2019 को। इस साल के ईयर एंड तक इसमें कोई रीफाइनांस यानी कोई चेंज नहीं आया। इस साल के एंड तक ये रीपे होने के लिए डेट जो है हमारे पास 29 फरवरी 2020 है। रीफाइनांस होने के बाद रीपे डेट हो गई थी 30 अप्रैल 2025, यानी रीफाइनांस 20 जुलाई 2019 के बाद ये बन गया था हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन इस साल जो है 30 जून 2019 से पहले यानी 20 जुलाई 2019 से पहले ये करंट लाइबिलिटी था। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं दिस लोन वी शैल बी प्रेजेंटेड एज
तो ये प्रेजेंट होगा करंट लाइबिलिटी के तौर पे, क्योंकि साल ख़त्म होने से पहले पहले कोई रीफाइनेंस नहीं हुई थी, तो साल ख़त्म होने से पहले पहले ये करंट लाइबिलिटी ही काउंट होगा। तो एमसीक्यू नंबर 9 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे एमसीक्यू नंबर 10, एंड एंटिटीज ईयर एंड इज़ 30 जून 2019, ईयर एंड फिर 30 जून 2019 है। इट ब्रीच्ड अ कंडीशन ऑफ लोन एंड नाउ इट इज़ रीपेएबल ऑन डिमांड। इसने कोई लोन की ब्रीच की है, कोई भी जो कंडीशन है, तो अब ये रीपे हो गया ऑन डिमांड। जब रीपे ऑन डिमांड हो जाता है तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाता है। हाउ एवर ऑन 30 जून 2019 द लैंडर एग्रीज नॉट टू डिमांड पेमेंट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ब्रीच प्रायर टू 30 जून 2020। यानी उसने कहा 1 साल के अंदर अंदर मैं डिमांड नहीं करूँगा। कब उसने कहा है? 30 जून 2019, हाँ 30 जून 2019 यानी ईयर एंड पे। ईयर एंड पे उसने कहा है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर गिवन एट 30 जून 2020 के अंदर अंदर मैं उससे नहीं मांगूंगा। 30 जून 2020 तक मैं उससे नहीं मांगूंगा, लोन नहीं डिमांड करूंगा, और उसके बाद गिवन एट लीस्ट 12 मंथ ग्रेस टू रेक्टिफाई द ब्रीच, और उसने 12 मंथ दे दिए। यानी अब ये करंट में नहीं रहा, 30 जून के बाद, 30 जून 2020 के बाद डिमांड करेगा। ठीक है, ईयर एंड है हमारा 30 जून 2019, डिमांड कर सकता है वो 30 जून 2020 के बाद, 1 साल के बाद। तो जब 1 साल के बाद होगा तो वो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 में वो कह रहा है द जजमेंट ऑन वेदर additional items are presented separately is based on assessment of। अगर जजमेंट ऑन वेदर एडिशनल आइटम्स आर प्रेजेंटेड सेपरेटली, जो एडिशनल आइटम्स हैं वो सेपरेटली प्रेजेंट हों, वो बेस किस पे करती है? ठीक है, इस बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ किस पे बेस करती है? द नेचर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ एसिड, हाँ इस पे बेस करती है। द फंक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड्स यानी करंट है नॉन करंट है, उसका फंक्शन क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलग आने होते हैं, ये मतलब सारे एसिड्स अपने फंक्शंस के लिहाज से अलग अलग आ रहे होते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री अलग आ रही होती है, डेटर्स अलग आ रहे होते हैं। द अमाउंट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ लाइबिलिटीज़, और टाइमिंग यानी उस कितनी देर बाद वो रीपे होगा लाइबिलिटी, कोई भी करंट है या नॉन करंट है, अमाउंट और नेचर, तो इससे पता चलता है ये करंट है या नॉन करंट है। तो ये भी इसके हिसाब से भी बेस कर रही होती है सेपरेटली प्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को। द स्पेस अवेलेबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो स्पेस से नहीं डिपेंड करता। अगर स्पेस हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ में कोई भी नहीं आ रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नॉन करंट लाइबिलिटी को करंट में लिख लें, या करंट एसिड में कोई नहीं आ रहा तो नॉन करंट एसिड्स को करंट में लिख लें। तो जगह जहाँ पे मर्जी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ पहले 3 होंगे जिस पे बेस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी में वो कह रहा है 1, 2 एंड 3। तो एमसीक्यू नंबर 11 का आ गया ऑप्शन नंबर डी। द नेचर एंड लाइबिलिटी ऑफ एसिड से डिपेंड करता है कि एसिड की नेचर क्या है और उसकी लिक्विडिटी क्या है, कितनी देर में वो एसिड ख़त्म होगा। वो 1 साल से ज़्यादा चलेगा तो नॉन करंट, 1 साल से कम चलेगा तो करंट। फंक्शन ऑफ एसिड्स पे डिपेंड करता है, और अमाउंट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ लाइबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो एमसीक्यू नंबर 11 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू IAS 1। तो IAS 1 के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इज़ टोटल ऑफ इनकम लेस एक्सपेंस। इनकम में से माइनस किया एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट एंड लॉस वो कह रहा है इससे आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे वो कह रहे हैं इंक्लूडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम के जो कंपोनेंट है वो अलग आने होते हैं। वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में आ रहे होते हैं। तो नेट प्रॉफिट के बाद हम ऐड करते हैं अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम के कंपोनेंट वहाँ पे आ रहे होते हैं, जैसा कि अगर कोई रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी में से गेन आया तो वो उधर आ रहा होता है। तो इस वजह से इसका A.1.1 गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूडिंग कंपोनेंट ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं आ रहा। अब सेकंड में वो कह रहे हैं एन एंटिटी शेल प्रेजेंट विद इक्वल प्रोमिनेंस ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
वगैरह तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लीट सेट में इक्वल प्रोमिनेंस के साथ आ रही होती हैं। तो यानी चारों पांच जो चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पांचों इक्वल प्रोमिनेंस के साथ आ रही होती है। पांच चीज़ें कौन कौन सी हैं? बैलेंस शीट, इनकम एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और फिफ्थ है कैश फ्लो फॉर द ईयर। ठीक है, तो ये पांच कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं इक्वल प्रोमिनेंस के साथ। तो इसका सेकंड सही होगा, फर्स्ट गलत होगा। तो इसीलिए बी ऑप्शन में वो कह रहा है 2 ओनली, तो 12 का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे 13। में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू IAS 1। IAS 1 के ज़रिए या IAS 1 के तहत कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? 1 में वो कह रहा है ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो कह रहा है तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे बन रही होती हैं, जबकि ये बात गलत है। कुछ जो होती हैं कुछ एक्रूअल बेस पे नहीं भी बन रही होती, जो कैश बेस पे बन रही होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 हेड्स होते हैं ना, पांचवा एक जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो अक्रूवल बेस पे नहीं बन रही होती, वो कैश बेस पे बन रही होती है। जितना कैश आएगा उस पर वो लिखना होगा, या जितना कैश जाएगा उस पर वो लिखना होगा। तो इस वजह से तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रूवल बेस पे नहीं बन रही होती। एक उसका जो हेड है, एक उसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो कैश बेसिस पे बन रही होती है। इस वजह से 1 गलत हो जाएगा। सेकंड में वो कह रहा था एंटिटी शैल रीक्लासीफाई कंपैरेटिव अमाउंट्स अनलेस रीक्लासिफिकेशन इज़ इम्प्रैक्टिकेबल। एंटिटी जो है ना वो कंपैरेटिव अमाउंट्स को रीक्लासीफाई करेगी अगर रीक्लासिफिकेशन प्रैक्टिकेबल हुई। अगर इम्प्रैक्टिकेबल हुई तो फिर वो नहीं करेगी, वरना वो कंपैरेटिव अमाउंट्स को रीक्लासीफाई करेगी। तो ये बात उसकी सही है। तो इस वजह से 13 का हो जाएगा 2 ओनली, तो जो कि वो बी ऑप्शन में कह रहा है। तो 13 का आ जाएगा 2 ओनली, 2 ओनली यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे 14th में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू IAS 1। IAS 1 के तहत कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट में वो कह रहे हैं एन एंटिटी नीड नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय IFRS इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट मटीरियल। अगर इंफॉर्मेशन मटीरियल नहीं है तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, क्योंकि डिस्क्लोजर उसी चीज़ का देते हैं जो मटीरियल होती हैं चीज़ें। सेकंड में वो कह रहा है मेजरिंग एसिड्स नेट ऑफ वैल्यूएशन अलाउंस इज़ नॉट ऑफसेटिंग। वो कह रहा है जब एसिड्स को हम उसके अलाउंस से नेट करते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ डेटर को नेट करें इसके अलाउंस से, यानी प्रोविजन, जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेते हैं या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट लेते हैं, जब इसको नेट करते हैं तो नेट डेटर बच जाते हैं। इसको वो कह रहे हैं इज़ नॉट ऑफ सेटिंग। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे डेटर ऑफ सेट हो गए हैं, यानी जो डेटर जितनी प्रोविजन रिकॉर्ड की थी उतने से वाकई डेटर कम हो चुके हैं। तो उतने से वाकई कम नहीं हुए होते, ये हमारा एस्टिमेट होता है। तो ये इज़ नॉट ऑफ सेटिंग। ठीक है, तो इस वजह से बी भी 2 भी सही होगा, 1 भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में वो कह रहा है 1 and 2 बोथ, तो दो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी जिसमें 1 and 2 बोथ कह रहा है करेक्ट है, बोथ अकॉर्डिंग टू IAS 1 है। ठीक है, आगे MCQ नंबर 15। MCQ नंबर 15 में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू IAS 1। IAS 1 के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम मे बी प्रेजेंटेड एज अ सिंगल स्टेटमेंट और इन 2 स्टेटमेंट्स डिस्प्लेइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम सेपरेटली। तो जाहिर है ऐसे हो सकता है, या तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बना लो इकट्ठी, जिस पे वो करके उसके बाद आगे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, और या तो अलग अलग बना लो। तो ये पहली स्टेटमेंट ठीक है।
सेकंड स्टेटमेंट वो कह रहे हैं एनालिसिस of expense in profit or loss may be presented using a classification based on their nature and their function. वगैरह एक्सपेंसेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड देयर फंक्शन, उनके नेचर के तहत. जैसे फाइनल अकाउंट में हम पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम अलग लिख रहे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग हेड बना रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलग बना रहे होते हैं, और इसी तरह फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अलग बना रहे होते हैं, अदर एक्सपेंसेस अलग बना रहे होते हैं. तो ये हम उनकी नेचर और फंक्शन के तहत उनको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, तो इस वजह से सेकंड भी ठीक होगा. तो 15 का आ जाएगा 1 और 2 बोथ, जो कि उसने MCQ नंबर ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है. ठीक है, 15 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 बोथ. आगे MCQ नंबर 16. MCQ नंबर 16. On January 1, 2015, Yasser Limited issued debentures certificates of 80 million के डिबेंचर्स हैं. ये मैं सारा रेस करने लगा हूँ. ये डिबेंचर्स हैं 80 मिलियन के. आगे वो कह रहा है विच आर रीपेबल एट प्रीमियम इन 2020 में विद प्रीमियम ये रीपेबल है. द कूपन रेट इज़ 0%. कूपन रेट 0%. बट अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आर से भी नोट कर लेते हैं 10% पर एनम ड्यू टू प्रीमियम पेबल एट रिडेम्पशन. तो रिडेम्पशन पे प्रीमियम रीपेबल है. ठीक है, रिडेम्पशन पे जब वो चाहे प्रीमियम ले सकता है. एट विच अमाउंट दीज डिबेंचर्स शुड बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट June 30, 2015 अंडर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज. वगैरह नॉन करंट लायबिलिटीज में वो किस अमाउंट से आ रहा होगा. रीपेबल 2020 में है, तो 2015 में वो पूछ रहे किस अमाउंट से आ रहा होगा. तो 80 मिलियन ये है. ठीक है, और उसके साथ साथ ऐड करेंगे ये 10% जो इंटरेस्ट रेट है इस साल का. लेकिन ये होगा इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी को, ये था 1 जनवरी को उसने इशू किए थे, और 30 जून 2015 ये ईयर एंड है. ठीक है, 1 जनवरी और ये आ रहा है 30 जून. तो प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 6/12 हो जाएगा 6 महीने करने के लिए, जनवरी से लेकर जून तक. तो 80 + 8 आ जाएगा 10%, और इसको जब 6/12 करेंगे तो 4 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 84 मिलियन. तो अब MCQ नंबर 16 का आ जाएगा 84 मिलियन. रीपेबल 2020 पे है. ठीक है, लेकिन रिडेम्पशन उस साल है, तो पेबल एट रिडेम्पशन है, तो इस वजह से उस साल जो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा वो इंटरेस्ट ऐड करके आएगा. ठीक है, आगे MCQ नंबर 12. इसका MCQ नंबर 16 का है 84 मिलियन आंसर. आगे MCQ नंबर 17. MCQ नंबर 17 में वो कह रहा है ऑन January 1, 2015 यासिर लिमिटेड इशूड डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ 80 मिलियन विच आर रीपेबल एट पार इन 2020. तो वो 2020 में एट पार रीपेबल है. द कूपन रेट एंड इफेक्टिव रेट इज़ 10% पर एनम. तो यहाँ पे कूपन रेट भी 10% है और इफेक्टिव रेट भी 10% है. यानी जो 10% इफेक्टिव रेट होगा उसी हिसाब से कूपन रेट भी होगा 10% ही. और यहाँ पे आगे वो कह रहा है कि इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 1 जुलाई. ये इसको हम रेज करते हैं. यकम जुलाई को हाफ पे कर रहे हैं, और 1 जनवरी को अदर हाफ पे करना है. ईच ईयर अंटिल रिडेम्पशन, यानी यहाँ पे हर साल रीपे भी हो रहा है. ठीक है, ऊपर MCQ नंबर 16 में रीपे नहीं हो रहा था, कूपन रेट 0 था. ठीक है, रीपे होना था 2020 में.
2020 पे वो रीपे होना था, इस वजह से वो सारा नॉन करंट में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है वो रीपे साथ साथ हो रहा है, यकम जुलाई को भी होगा, यकम जनवरी को भी होगा। एट विच अमाउंट दीज डिबेंचर शुड बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2015 अंडर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। अब वो कह रहा है इस साल नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कितना आ रहा होगा, तो जो भी इंटरेस्ट है वो रीपे हो जाएगा यकम जुलाई को हाफ ईयर का, ठीक है, जो इस साल हाफ ईयर का रह गया। तो इस वजह से वो जो इंटरेस्ट होगा वो करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा, नॉन करंट में सिर्फ लोन आ जाएगा 80 मिलियन का, ठीक है। तो MCQ नंबर 17 का हो जाएगा 80 मिलियन। जो इंटरेस्ट है वो यकम जुलाई को रीपे होना है, इस वजह से वो तो हो जाएगा करंट, जितना भी कैलकुलेट होगा, ठीक है, ज़ाहिर है 4 ही होगा। और जो लोन है कंप्लीट 80 मिलियन वो आ जाएगा नॉन करंट, और उसने हमसे पूछा नॉन करंट कितना आएगा। आगे MCQ नंबर 18। MCQ नंबर 18 में वो कह रहा है ऑन यकम जनवरी 2016 HL started research and development work for the new product on, इसको भी हम रेस करके on यकम जनवरी 2016 तो HL started research and development work for the new product on यकम जनवरी 2016 को उसने स्टार्ट किया। On यकम मई 2016 the recognition criteria for capitalization of internally generated asset was met। met कब हुआ? यकम मई 2016, ठीक है। उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट कब किया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यकम जनवरी, और क्राइटेरिया कब मेट हुआ? यकम मई। द प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन यकम नवंबर, यकम नवंबर को प्रोडक्ट लॉन्च हो गई। HL incurred rupees 20 million from commencement of research till launching the product and change it to cost of goods sold। 20 मिलियन उसने इनकर किया, कब से लेके कब तक? कमेंसमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके लॉन्च करने तक। लॉन्च उसने कब किया था? यकम नवंबर को। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना खर्च किया? 20 मिलियन। आगे वो कह रहे हैं इट इज़ एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी 20 ईयर्स। यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स दे रहा है। इट मे बी अज्यूम दैट कॉस्ट अक्रूड इवनली ओवर द पीरियड। जो कॉस्ट है अक्रूड हुई है वो इवनली हुई है, ठीक है, एक जैसी हुई है पूरे साल में। ऑन 31 दिसंबर 2016 द रिकवरेबल अमाउंट वाज 10 मिलियन। तो 31 दिसंबर 2016 को रिकवरेबल अमाउंट कितनी रह गई है? 10 मिलियन। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 what amount should be transferred from cost of goods sold to administration expenses। वगैरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कितनी अमाउंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जानी चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी? सबसे पहले रिसर्च की जो जाती है, वो रिसर्च की जो है ना, सबसे पहले वो होगी, यहाँ से क्राइटेरिया मेट हुआ था 1 मई को, ठीक है, क्राइटेरिया 1 मई को हुआ था मेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मिलियन उसने यूज़ किया है, ठीक है, 20 मिलियन। जनवरी से लेके नवंबर तक हम टाइम निकालेंगे, और उसका जनवरी से लेकर नवंबर तक कितने मंथ हो जाएंगे? नवंबर का मंथ शामिल नहीं करना, नवंबर का मंथ शामिल नहीं करना, क्योंकि यकम नवंबर है, तो 10 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने कितने मंथ को रिसर्च में ऐड करना है? जनवरी से लेके मई के स्टार्ट तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 मंथ आ जाएंगे, ठीक है, 4 मंथ। ये रिसर्च में जो जितना कॉस्ट लगी है, उसने खुद कहा था कि पूरा इवनली लगी है, तो रिसर्च में ये लगी होगी 20 टोटल है। 4 मंथ के बाद वो क्राइटेरिया मेट हो रहा था, उससे पहले सारा हम कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डाल देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा?
8 मिलियन, 0 से क्या 4 टू द 8 मिलियन ये आ गया। आगे अमोर्टाइजेशन उसकी होगी, मोडाइजेशन कितनी होगी, मोडाइजेशन उसने यूज़फुल लाइफ 20 ईयर्स दी थी, तो 20 ईयर्स के हिसाब से मोडाइजेशन करेंगे। मोडाइजेशन के लिए उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 टोटल लगी थी, ठीक है, जिसमें से 8 हमने एक्सपेंस आउट कर दी थी पहले ही, तो 20 माइनस 8 12, 12 को मोडाइज करेंगे 20 ईयर्स पे, ठीक है 20 ईयर्स पे। लेकिन ये लॉन्च कब हुआ है, 1 नवंबर को, तो नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मिलियन, ठीक है। 8 मिलियन रिसर्च से पहले, क्राइटेरिया मेट करने से पहले जो है वो कॉस्ट करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। अमोर्टाइज 0.1 मिलियन अमोर्टाइज हुआ है, उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। और उसके बाद जो इम्पेयरमेंट होगी, ठीक है, इम्पेयरमेंट क्योंकि उसने कहा था कि ऑन 31 दिसंबर 2016 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वाज 10 मिलियन, तो तब तक वो 10 मिलियन उसकी जो बच गई थी वैल्यू, तो उस जितना इम्पेयरमेंट हुई है वो भी एक्सपेंस आउट हमने करनी है। यहाँ तक उसकी वैल्यू कितनी थी, 12 माइनस 0.1 क्या आ गया, 12 माइनस 0.1 11.9, ठीक है। और उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट थी वो बच गई थी 10, तो इसमें से हम निकाल लेंगे 1.9 हमारी आ जाएगी इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। 1.9 इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, तो ये भी हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, 0.1 भी हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, और ये 8 मिलियन भी एक्सपेंस आउट कर देंगे जो क्राइटेरिया मेट करने से पहले था। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे 8 प्लस 0.1 प्लस 1.9 तो आ जाएगा 10 मिलियन। तो हमने कितना एक्सपेंस आउट करना है, 10 मिलियन, ठीक है टोटल। तो एमसीक्यू नंबर 18 का आंसर आ जाएगा 10 मिलियन, ठीक हो गया। आगे एमसीक्यू नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 नोट कर लें, मैं रेस करने लगा हूँ, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 19 में वो कह रहा है HL sells good with 1 year warranty and it is estimated that warranty expenses are 3% of annual sale। 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, 1 ईयर, और वो कह रहा है वारंटी एस्टिमेटेड दैट वारंटी एक्सपेंसेस आर 3% ऑफ एनुअल सेल, यानी एनुअल सेल का 3% है, ठीक है, 3% ऑफ एनुअल सेल। एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड, actual payment against warranty claims of the product sold during current and previous were 2.5 and 8 million। तो इस साल 2.5 है और प्रीवियस जो करंट ईयर में 2.5 है, प्रीवियस ईयर में 8 है, ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली से हमें पता चल रहा है। तो आगे वो कह रहा है दीज हैव बीन डेबिटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इसको डेबिट कर लिया। आगे प्रोविजन फॉर वारंटी बैलेंस एज अपीयरिंग इन ट्रायल इज़ 10 मिलियन, तो यानी उसकी ओपनिंग जो है वो ट्रायल में आ रही थी वो आ रही है 10 मिलियन, ठीक है। हम साथ ही लेजर बना देते हैं। ओपनिंग आ रही है 10 मिलियन, ओपनिंग 10 मिलियन आ रही है, ठीक है। और उसने साथ बताया कि कैश पेड फॉर द, इस साल उसने कैश कितना पे किया 2.5, और प्रीवियस ईयर में उसने पे किया 8 मिलियन। तो जो कैश हम लिख देंगे 8 मिलियन जो पे हुआ था। अच्छा आगे सेल फॉर द ईयर एंडेड आर 201.407 मिलियन, तो सेल से हम निकाल लेंगे
एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंसेस जो कि 3% था ऑफ सेल। अगर मैं थाउजेंड्स में करूँ तो मैं इधर ही ख़त्म करूँगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6042। ठीक है, मैं थाउजेंड्स में कर सकता हूँ या मिलियंस में कर सकता हूँ, तो मैं थाउजेंड्स में कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं थाउजेंड्स में कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एस्टिमेटेड एक्सपेंस कितना आ गया 6042, तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस लिख लूँगा 6042, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद वगैरह व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ अबव ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 इफ़ करेक्ट एडजस्टमेंट इज़ मेड बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन। अगर अबव इन्फॉर्मेशन के ज़रिए करेक्ट एडजस्टमेंट की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कितना हम लेके जाएंगे इम्पैक्ट। ठीक है, 31 दिसंबर 2016 पे। अच्छा, यहाँ पे कैश इस साल का भी लिखते हैं 2.5 यानी 2500। ठीक है, उसके बाद जो है पिछले साल का कैश आ गया, इस साल का कैश आ गया, ओपनिंग आ गया, और इस साल का जो एक्सपेंस है एस्टिमेटेड एनुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 3%। ठीक है, वो आ गया। ठीक है, अब इस साल इतना एस्टिमेट है। ठीक है, इतना एस्टिमेट है जिसमें से हमने 2.5 यानी 2500 पे कर दिया है, तो बाकी जो है वो क्लोजिंग आ जाएगा। टोटल आया था 6042, जिसमें से हमने 2500 पे कर दिया कैश अभी इसी साल के अंदर अंदर, तो बाकी जो रह जाएगा वो कितना हो जाएगा 6042 माइनस 2500 3542। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग आ गया। तो बाकी जो बच जाएगा बैलेंसिंग वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैलेंसिंग कितने नेट कर लेंगे, तो बैलेंसिंग आ गया P&L रिवर्स 2000। तो ये जो है रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, रिवर्स है ना, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो जबकि एक्सपेंस डेबिट होता है तो ये क्रेडिट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो एस्टिमेटेड ये था, रिवर्स ये है हो रहा है, तो एस्टिमेटेड में से रिवर्स जो हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो जो एक्चुअल वारंटी एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो ये आ जाएगा। एक्चुअल वारंटी एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। ओपनिंग उसने दिया हुआ था 10,000, ओपनिंग 10,000 दिया हुआ था। कैश उसने बताया हुआ था पिछले साल और इस साल जितना जितना पे हुआ है। ठीक है, कैश सेकंड में एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो पेमेंट हुई दोनों इसी साल में है, लेकिन ये पिछले साल की है और ये इस साल की है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पेमेंट इसी साल हुई है, इस वजह से दोनों इसी लेजर में आ रहे हैं, इसी साल के लेजर में, लेकिन ये पिछले साल से रिलेट करती है, ये इस साल से रिलेट करती है। तो 8,000 और 25,000 दोनों कैश लिख दिए, और ये एस्टिमेट उसने बताया था एनुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 3%। जब ये किया तो एस्टिमेट जो है वारंटी एक्सपेंस आ गया जो कि 6042 आ गया। ओपनिंग आ गया, ये आ गया, कैश दोनों आ गए। ठीक है, क्लोजिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6042 माइनस 2500 जो इस साल का कैश इसी साल ही पे हो गया, तो इससे जो बाकी क्लोजिंग कैश जो अगले साल पे होना चाहेगा, जो अगले साल पे कैश पे होगा वो आ जाएगा 3542। तो यहाँ से बैलेंसिंग निकाल लेंगे। बैलेंसिंग क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस जा रहा है। ठीक है, ये गेन नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस वारंटी एक्सपेंस है, तो उसका रिवर्सल कर लेंगे। तो जो कि कितना आ रहा है 2000, एस्टिमेट था 6042, रिवर्सल उसका हो गया 2000, तो एक्चुअल क्या आ गया 6042 माइनस 2000 4042। ठीक है, तो MCQ नंबर 19 का आंसर है 4042। आगे MCQ नंबर 20, इस चैप्टर का लास्ट MCQ। HL ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर उसने दे दिया।
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे कह रहा है नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज इन द करंट ईयर, डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस साल उसने कहा कि कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई और डेप्रिसिएशन 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन बेस पे चार्ज होती है। अ मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015 for 25 million was traded in on 1 July 2016 for a new and more sophisticated machine। उसको उसने एक्सचेंज किया, ट्रेड इन किया 25 मिलियन पे, ठीक है। द डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड, द न्यू मशीन वाज कैपिटलाइज्ड एट 15 मिलियन। तो उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, बस उसने पिछले मशीन दे के जब न्यू मशीन ली तो न्यू मशीन को 15 मिलियन पे उसने जो नेट अमाउंट थी उस पर उसने रिकॉर्ड कर लिया। द ट्रेड इन अलाउंस वाज 20 मिलियन, तो जो ट्रेड इन अलाउंस था वो था 20 मिलियन। पूछ रहा है वो आगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 145, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 145 इस पे तो जाहिर है हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। आगे प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट है 305। तो मैं ओपनिंग लिखता हूँ पहले जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 305,000, ठीक है। इसमें से एक मशीन जो है उसने परचेज़ की थी 425 million was traded in for a new and more sophisticated मशीन, ठीक है। उसने 25 मिलियन वाली मशीन जो है ना वो परचेज़ की थी। तो ये ईयर एंड है ना, ईयर एंड है, तो इस वजह से इसमें वो आ रही होगी क्योंकि उसने पीछे उसने जो ट्रायल दिया वो ईयर एंड का दिया, 31 दिसंबर 2016 का दिया। तो इस वजह से ये इसमें उसने क्या किया होगा, इसका इफेक्ट डाल दिया होगा 25 का। 25 हम फिर माइनस कर देंगे, 25 की हम अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे उसने कहा था एंड द न्यू मशीन वाज कैपिटलाइज्ड एट 15 मिलियन। तो जो न्यू मशीन कैपिटलाइज हुई है उसको भी हम अलग से लेंगे, उसका अलग से कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये जो अमाउंट बच जाएगी इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हुई। ट्रेड इन अलाउंस था वो तो जाहिर है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होती। तो इसको हम ओपनिंग निकाल लेंगे यहाँ से। ओपनिंग क्या निकलेगा 305 माइनस 25 माइनस 15 265,000। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेस है 10%, ठीक है। और ये पूरे साल के लिए, ये इस वजह से मैंने दोनों माइनस किए थे, ये दोनों पूरे साल के लिए नहीं थे। तो ये पूरे साल के लिए 10% हम निकालेंगे जो कि आ जाएगा 26,500, ठीक है। अब जो एडिशन हुई थी और जो डिस्पोजल हुई थी, इन दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। डिस्पोजल हुई थी 25,000 वाले एसिड्स की, 25,000, ठीक है। 10% डेप्रिसिएशन रेट है। और डिस्पोजल हुई किस दिन है, ट्रेड वाज परचेज ऑन 1 जनवरी को एक्सचेंज हुआ, तो 1 जनवरी के हिसाब से हम बस ट्रेड ओ अच्छा ख़रीदी 1 जनवरी को थी, बस ऑन 1 जुलाई 2016 को वो चेंज हुई है, ठीक है। एक्सचेंज हुई है 1 जुलाई 2016 से लेके ईयर एंड 31 दिसंबर 2016 तक हम मंथ गिन लेंगे जो कि मंथ हैं 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में हम इसको एलोकेट कर देंगे, इसका आ जाएगा 1250। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी आ गई 6 मंथ की। ओपनिंग पे जो पूरे साल रहे हैं हमारे पास एसिड उसकी भी आ गई डेप्रिसिएशन 12 मंथ की 26,500। अब जो हमने एडिशन लिया, जो हमने ऐड किया एसिड, सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन रह गई है हमारी, ठीक है। तो एडिशन जो हमारे पास हुई है, द न्यू मशीन वाज कैपिटलाइज्ड एट 15 और ट्रेड इन अलाउंस जो उसने मिला है हमें वो 20 मिलियन का था। तो इन दोनों को मिला के जो हमारी ट्रेड इन अलाउंस मतलब जो बिजली बेची थी उससे 20 मिलियन उसने हमें न्यू के लिए छोड़ा, ठीक है। यानी न्यू की कॉस्ट पे वो 20 मिलियन ऐड हो जाएगा,
जो 20 मिलियन हमें देना पड़ना था लेकिन हमने पुराना एसेट दे दिया अपना, तो 20 मिलियन वो और 15 मिलियन हमने दिया, तो 20 + 15 टोटल कॉस्ट जो एडिशन की थी 35,000। इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। हुआ कब था, ये भी उसी तरह 1 जुलाई 2016 को, तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1750। ठीक है, अब 3 डेप्रिसिएशन आ गए हैं, एक ओपनिंग पे, एक एडिशन पे और एक डिस्पोजल पे, तो इनको हम टोटल कर देंगे, टोटल आ जाएगा 29,500। ठीक है, 29,500 टोटल डेप्रिसिएशन। और उसने हमसे पूछा क्या था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 29,500। हमने थाउजेंड्स में ही किया, अगर हम मिलियंस में करें तो फिर उस हिसाब से हम 29.5 मिलियन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 यहाँ तक ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।